हेलो बच्चों, क्या हालचाल। देखो, कुछ 11th में कुछ पॉइंट दिया जाता है, जैसे कि मैकेनिज्म जो पढ़ाया जाता है और हाइड्रोकार्बन्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, तो इसमें कुछ रिएक्शन आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसका डिस्कशन हम सेकेंड ईयर में भी करते हैं। पूरा डिटेल सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन डिटेल क्या है ये जान लो कि वास्तव में जब मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है तो उन रिएक्शनों का डिस्कशन किया जाता है। तो वही कुछ रिएक्शन है जो यहाँ पर 11th में एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी बात हम किए हैं। ये कहीं पर भी पूछा जाता है, लेकिन जनरली तौर पे 11th में पूछा जाता है या किसी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो कंपटीशन में जब पूछा जाता है तो तुम जानते हो इसका मैकेनिज्म देता है, और मैकेनिज्म के ही पोर्शन में पूछा जाता है। तो कुछ रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम जनरली तौर पे यूज करते हैं, कहीं पर भी दे दिया जाता है। तो जब यहां अगर हम बात करेंगे, पहला आता है उर्स रिएक्शन। उर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड को लेते हैं। एल्किल हैलाइड के 2 मोल को लिया जाता है। एल्किल हैलाइड के 2 मोल को लेते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमको यहां पर एल्केन प्राप्त होता है। ये तुम्हारा एल्केन होता है, एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है ना। यहां से इस पोर्शन में इसमें डॉट डॉट करने का मतलब है कि साइड प्रोडक्ट है 2NaX क्या होता है, बाहर निकलता है। जहां R की बात करते हैं, वेयर यहां पर वेयर R इक्वल जो होता है ये तुम्हारा एल्किल ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप। ये तुम्हारा एल्किल ग्रुप होता है। और X की बात करें तो X जो होता है हैलाइड होता है। X जो होता है हैलाइड्स होते हैं। इसके जगह पे हम ले सकते हैं CH3, C2H5 एंड सो ऑन डॉट डॉट ले सकते हैं। और यहां पर ले सकते हैं हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहां पर लिया जा सकता है X के जगह पे। जब यह रिएक्शन में यूज किया जाता है, जब यह रिएक्शन में यूज किया जाता है तो एक्स हैलाइड के रूप में यूज किया जाता है। ये अपने दिमाग में रख लेना, जब भी रिएक्शन में अगर हम यूज करते हैं तो इस कंडीशन में लिया जाता है। जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो देखो CH3 यहां पर Cl कर लेते हैं, R एल्किल ग्रुप है, R की जगह पे ये कंडीशन हम लेते हैं। इसमें 2Na सोडियम मेटल्स हैं, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, वही एल्किल हैलाइड ही है। इसको इस पोर्शन को बाहर निकालने के लिए इस थोड़ा सा इसको पलट दिए हैं, तो यहां पर Cl और ये तुम्हारा CH3 है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस है। यहां पर ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर का प्रेजेंस है, तो ये पोर्शन जो तुम्हारा होता है ये बाहर निकलता है साइड प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है ना। ये तुम्हारा साइड प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है, ये बाहर निकलता है। तो ये जान लो कि इसको 2NaCl भी हम लिख सकते हैं। जब भी इसको नीचे लिखा जाता है साइड प्रोडक्ट को, तो सिंगल बन करके 2NaCl लिखा जाता है। इसका मतलब है कि वो साइड प्रोडक्ट के रूप में हमको प्राप्त हुआ है, तो यहां पर इसको नीचे लिख दिया गया है। और उसके बाद से ये CH3 और ये CH3 आपस में कंबाइन होते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको लिखना चाहते हो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, C2H6 लिख सकते हो, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये तुम्हारा एथेन होता है। एथीन इसको बोला जाता है इथीन, इथेन, ठीक है ना। ये तुम्हारा इथेन होता है, और हिंदी में इसको एथेन बोला जाता है। ये बात याद रख लेना, एथेन भी बोला जाता है और इंग्लिश में इथेन बोला जाता है, दोनों ही सही है। जब लिखना होता है तो इथेन लिख सकते हो या एथेन लिखा जाता है, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों ही कंडीशन में हम ले सकते हैं, तो एथेन भी बोल दिया जाता है और इथेन भी बोल दिया जाता है, दोनों ही सही है। यहां पर एक कंपाउंड हमको प्राप्त होता है, C2H6 है, इथेन है, यहां पर हमको प्राप्त हो जाता है। ये तुम्हारा उर्स रिएक्शन बोला जाता है, इसको हम उर्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आता है कंडीशन, वो आता है उर्स फिटिंग अभिक्रिया। तो जब उर्स फिटिंग रिएक्शन में अगर हम बात करें कि उर्स फिटिंग रिएक्शन क्या है तुम्हारा, तो जब उर्स फिटिंग रिएक्शन में अगर लिया जाता है तो इस कंडीशन में देखो, इसमें क्या होता है कि सेम वही प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा का चेंजिंग होता है। क्या होता है कि इसमें एक एरोमेटिक हैलाइड होता है और दूसरा जो होता है एलिफेटिक हैलाइड होता है। ड्राई ईथर का प्रेजेंस होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। यहां पर बस चेंजिंग इतना है कि यहां पर एक जगह पर एरोमेटिक है और दूसरे जगह पर एलिफेटिक है, और वहां पिछले वाले रिएक्शन में क्या था, दोनों ही जगह पर एलिफेटिक को लिया गया था, ठीक है ना।
तो एलिफेटिक को लिया गया था वहां पर, और यहां पर उस फिटिंग रिएक्शन में एक एरोमेटिक है एक एलिफेटिक है, ये तुम्हारा एरोमेटिक है, इसके जगह पे तुम रख सकते हो C6H5, और यहां पर R जो है एलिफेटिक है, इसके जगह पे तुम रख सकते हो CH3 C2H5 एंड सो ऑन डॉट डॉट। और X की बात करते हैं, X हैलाइड है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इतना होता है, इनके जगह पे कुछ भी लिया जा सकता है। तो ये तुम्हारा उर्स फिटिंग रिएक्शन बोला जाता है, इसको हम उर्स फिटिंग रिएक्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, यह इस नाम से जाना जाता है। तो जब हम इसमें रखते हैं वैल्यू तो क्या होगा, C6H5 हम Cl रख ले रहे हैं, और 2Na है, सोडियम मेटल्स है, X के जगह पे वही कहानी है, हम Cl रख ले रहे हैं, और यहां पर CH3, ड्राई ईथर का प्रेजेंस है, यहां पर ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर हम लेते हैं तो ये पोर्शन जो तुम्हारा होता है ये तुम्हारा साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो यहां पर तुम्हारा निकलता है 2NaCl साइड प्रोडक्ट के रूप में, और यहां पर ये प्राप्त होता है C6H5 CH3, इसको टाल्वीन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टाल्वीन बोला जाता है। इसको लिखना चाहते हो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये रिंग के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो CH3, ये तुम्हारा टाल्वीन बोला जाता है। ये उर्स फिटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जाओगे 12 में भी, आगे भी जाओगे कंपटीशन में भी, तो ये रिएक्शन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछा जाता है या नेमिंग फॉर्म में पूछा जाता है, वही व्हाट हैपेंस में पूछ दिया जाता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन जितने भी होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बस पहले वाले रिएक्शन में जो तुम्हारा था उर्स रिएक्शन, इसमें तुम्हारे दोनों ही एलिफेटिक लिया गया था, और बाकी ड्राई ईथर का प्रेजेंस था, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराए थे, एल्केन प्राप्त हुआ था। इसमें क्या है कि इस रिएक्शन में अगर हम बात करें उस फिटिंग रिएक्शन में, तो जब उस फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो ड्राई ईथर का प्रेजेंस होता है और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, लेकिन यहां पर एक एरोमेटिक होता है और एक दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एलिफेटिक होता है। ये दूसरी की कहानी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो की कंडीशन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो की, एक एल्काइलेशन रिएक्शन होता है, एकाइलेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें एल्काइलेशन रिएक्शन है और एसिलेशन रिएक्शन है, इसको एसिलीकरण भी कहा जाता है, हिंदी में एसिलीकरण भी कहते हैं, और इसको एल्कलीकरण रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, दोनों ही नाम से जाना जाता है, एल्काइलेशन रिएक्शन होता है, एकाइलेशन रिएक्शन, काइलेशन रिएक्शन होता है बोला जाता है, या एसिलीकरण के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, एल्कलीकरण भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी वाले एल्कलीकरण बोलते हैं, एसिलीकरण बोलते हैं, इंग्लिश वाले एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों का सेंस एक ही है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो आता है इसमें एल्काइलेशन रिएक्शन में अगर हम बात करें तो बेंजीन को लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, एनहाइड्रस को लिया जाता है, और AlCl3 की प्रेजेंस में जब बेंजीन को लेते हैं क्लोरोमेथेन के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब क्लोरोमेथेन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो टाल्वीन का फॉर्मेशन होता है। टाल्वीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ये तुम्हारा टाल्वीन होता है, ठीक है ना। इसको हम टाल्वीन बोलते हैं, यहां पर टाल्वीन का फॉर्मेशन होता है, तो ये एल्काइलेशन रिएक्शन बोला जाता है। काइलेशन रिएक्शन में अगर एसिलीकरण या एकाइलेशन रिएक्शन जो होता है, इसमें दूसरा जो इसी का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है, इसी का दूसरा जो रिएक्शन आता है, इस दूसरे रिएक्शन में देख लो भैया, एसिलीकरण भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। इस फॉर्म में इसका हिंदी में लिखा जाता है इसको, ठीक है ना, लेकिन यहां पर हमको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बता दिए भैया कि इस फॉर्म में इसको लिया जाता है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं भैया, इसमें क्या होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दूसरा जो पोर्शन होता है, एनहाइड्रस AlCl3 का प्रेजेंस होता है, और इसमें बेंजीन को लेते हैं और एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। जब एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिटोफिनान का निर्माण होता है, ठीक है ना, यहां पर एसिटोफिनान का निर्माण होता है। ये तुम्हारा दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दूसरे की कहानी आती है, ये दूसरा जो होता है ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में दूसरे की कंडीशन आती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। अब चलते हैं इसके बाद से नाइट्रेशन रिएक्शन में। नाइट्रेशन में क्या होता है
कि नाइट्रेशन जो होता है ये बेंजीन को लेते हैं, ये तुम्हारा बेंजीन है C6H6 है, बेंजीन को लेते हैं और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में टेम्परेचर जो रहता है 323 से 333 केल्विन के बीच रहता है टेम्परेचर, और कंसंट्रेट H2SO4 का प्रेजेंस रहता है, इसके प्रेजेंस में कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमको यहां पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। इस तौर पे ये तुम्हारा नाइट्रेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन, यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस रहता है और टेम्परेचर इतना रहता है, ठीक है ना, ये टेम्परेचर है तुम्हारा, टेम्परेचर इतना रहता है, इस रिएक्शन को नाइट्रेशन बोलते हैं, ये तुम्हारा नाइट्रेशन बोला जाता है। इसी में नेक्स्ट पोर्शन जो आता है वो आता है गाटरमान-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, यानी कि गाटरमान-कोच रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, लेकिन कई किताबों में ये भी पोर्शन लिखा रहता है। इस कंडीशन में अगर देखा जाता है तो यहां पर यह भी कंडीशन लिखा रहता है कि ये गाटरमान-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस लिखा रहता है, या इसको हम गाटरमान-कोच रिएक्शन भी बोल सकते हैं। केवल गाटरमान, कई जगहों पर गाटरमान-कोच रिएक्शन लिखा रहता है, कई जगह पर गाटरमान-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस लिखा रहता है, ठीक है ना, दोनों का सेंस एक ही है। यहां पर गाटरमान-कोच रिएक्शन में क्या होता है कि हम बेंजीन को लेते हैं, बेंजीन को लेते हैं और CO प्लस HCl के मिक्सर के साथ, इन दोनों का मिक्सर होता है, एक में अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों का कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है, ये भी तुम कह सकते हो HCl, क्योंकि HCl की कंडीशन जो चलती है ना, कि HCl की कंडीशन लेते हैं तो अगर HCl ये तुम्हारा मॉइस्ट होता है, इसमें अगर नमी होती है, HCl में नमी होती है तो तुम्हारा एसिड बोला जाता है, और ये तुम्हारा एनहाइड्रस के फॉर्म में होता है, शुष्क होता है, ठीक है ना, तो शुष्क होता है, यानी कि इसमें नमी जब नहीं होती है ना तो HCl ये गैस बोला जाता है, ठीक है ना। इसकी दो कंडीशन है, तब इसको हम गैस के फॉर्म में लेते हैं, इसको गैस बोला जाता है। तो यहां पर इन दोनों का मिक्सर है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसको हम C6H5CHO के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और HCl बाहर निकलता है, सिंगली तौर पे HCl जो होता है वो बाहर निकलता है। इस अभिक्रिया को हम गाटरमान-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस बोलते हैं, यह अभिक्रिया गाटरमान-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट जो आ रहा है वह क्या है, इटार्ड रिएक्शन आता है, इसमें इटार्ड रिएक्शन आता है। इटार्ड रिएक्शन की बात अगर हम करें कि तुम्हारा इटार्ड रिएक्शन क्या है, तो इसमें टाल्विन को लेते हैं भैया, ये तुम्हारा टाल्विन है, टाल्विन को लेते हैं और क्रोमिल क्लोराइड इसके प्रेजेंस में या H2O के या CH2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं टाल्विन का। जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एक बात याद रख लेना, एक खास बात है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है ना, जब ऑक्सीडेशन होता है तो आवश्यकता अनुसार वायुमंडल से नेसेंट ऑक्सीजन को लिया जाता है, आवश्यकता अनुसार वायुमंडल से नेसेंट ऑक्सीजन को लिया जाता है, और जब रिडक्शन कराया जाता है, जब रिडक्शन कराया जाता है तो उस समय आवश्यकता अनुसार वायुमंडल से नेसेंट एटमॉस्फेयर जो होता है, वायुमंडल जो होता है, इनसे ये तुम्हारी नेसेंट हाइड्रोजन को लेते हैं। ये दोनों की कहानी है, इस बात को याद रख लेना। जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वायुमंडल से हम नेसेंट ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब रिडक्शन कराते हैं तो आवश्यकता अनुसार नेसेंट हाइड्रोजन को लिया जाता है। उस रिएक्शन में जैसे जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसमें आता है, तो ऑक्सीडेशन कराया जाता है इसकी प्रेजेंस में या इन दोनों के प्रेजेंस में, तो ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इटार्ड रिएक्शन। ये तुम्हारा इटार्ड रिएक्शन के नाम से इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं, ये तुम्हारा इटार्ड रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। इतने थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे तो हम बता दिए हैं। देखो इसमें कि जैसे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, इन दोनों के ज्यादा इस समय एग्जाम है, लमसम में 12 तारीख को ये समाप्त हो जाएगा, यूपी बोर्ड का भी, और 12 में CBSE बोर्ड के लिए उसका लमसम में समाप्त हो ही जाएगा, उसका भी इस महीने के लास्ट तक। तो वही मान के चलो कि 15 या 16 से लाइव क्लास चलेगा, और वो भी नीट और जेई के लिए, जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि उसको केवल लाइव क्लास में बताएंगे, उसका केवल पूरा रिवीजन कराएंगे। केवल वो समझ लो कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितना हो सकता है उसको हम देंगे। केवल बोर्ड एग्जाम की हम सोच रहे हैं कि ये बोर्ड एग्जाम समाप्त हो जाए तो उसके बाद से उसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जेई वाले लोग फॉर्म भरे होंगे, जेई वाले बच्चे, तो आगे कब पड़ा है तो उनके लिए वो तैयारी करेंगे, और नीट वालों का तो पेपर है ही है मई में, ठीक है ना। तो उन दोनों के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतना हम सॉल्व कराएंगे, और वो लाइव क्लास चलेगा। उसका हम शेड्यूल भी बताएंगे, टाइम टेबल बता देंगे कब कब कैसे चलेगा, किस टाइम पे वो चलेगा, तो तुम्हारा हम पूरा कंडीशन बता देंगे। वो एकदम यूट्यूब पे ही चलेगा, लाइव क्लास फ्री में चलेगा, ठीक है ना। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कराएंगे। थैंक यू।